हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड थिनिंग मेडिसिन चल रही है, कार्डियक पेशेंट है और हार्ट की खून पतला करने की दवाइयाँ वैसे व्यक्ति को चल रही है और अगर ऐसे व्यक्ति को चोट लग जाती है तो कैसे मैनेज किया जाएगा, आज इस इम्पोर्टेंट इशू पर बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट इशू इसलिए क्योंकि कई व्यक्तियों को नेचुरल ब्लड थिनर्स चल रहे होते हैं, कई व्यक्तियों को दवाइयाँ चल रही होती है, अलग अलग कारणों से अलग अलग डोजेस पर अलग अलग कॉम्बिनेशंस में दवाइयाँ चल रही होती हैं। और ऐसे केस में यदि अगर ब्लीडिंग चालू हो जाती है इंजरी की वजह से, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया व्यक्ति का, या किसी व्यक्ति को कुछ छुरी से हाथ कट गया, या कोई छोटी मोटी किचन इंजरी या घर के बाहर कोई इंजरी हो गई, तो कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाएगा। क्या हर पेशेंट के लिए दवाई बंद कर देनी चाहिए, दवाई बंद करनी चाहिए तो कितने ड्यूरेशन के लिए बंद करनी चाहिए, ये सारे एस्पेक्ट्स को आज हम बात करेंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो हम डिस्कस करेंगे वो काफ़ी प्रैक्टिकल इश्यूज़ होंगे। यदि इसके बाद भी कोई अगर कमेंट्स क्वेरीज आपकी रहती है या क्वेश्चंस रहते हैं तो आप उन्हें पूछ सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैलिड पॉइंट्स हम आज इस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले आपको ये असेस करने की आवश्यकता है कि ब्लीडिंग कितना हुआ है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को एक छोटा सा खरोच आ गया, उसमें 2 बूंद खून आया, तो ऑब्वियसली वो कोई बड़ा इशू नहीं है और वहाँ पे आपको खून पतला करने की दवा को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, खून गाढ़ा करने की दवा देने की ज़रूरत नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्लीडिंग बहुत थोड़ी सी हुई है। वहीं यही थी दूसरी तरफ किसी व्यक्ति को इंजरी में ऐसी जगह चोट लगी है जहाँ ब्लीडिंग रुक नहीं रही है या ब्लीडिंग बहुत हो रही है या मल्टीपल जगह पे इंजरी हुई है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितनी सीवियर ब्लीडिंग हुई है, ट्रॉमा कितना हुआ है और ब्लीडिंग रुकने में कितना टाइम लग रहा है। अगर ब्लीडिंग कंटिन्यूस होते ही जा रही है, रुक नहीं रही है, तो फिर वो बड़ा इशू हो सकता है, तो वैसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज की आवश्यकता हो सकती है। अब इसमें बड़ा इशू क्या आता है कि कार्डियक पेशेंट्स को जो दवाइयाँ ब्लड थिनर्स चल रही होती है, अक्सर वो दवाइयों का इफेक्ट जो है लंबा चलता है, ये दवाइयों का इफेक्ट तुरंत नहीं जाता। मान लीजिए एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, प्रासोग्रेल, वारफरिन, कोई भी इस तरह की अगर दवाएं चल रही होती है, इनमें से ज़्यादातर दवाइयों का इफेक्ट 4-5 दिन तक भी जाता है। कुछ दवाइयाँ जैसे न्यूरो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स है, अपिक्साबैन है, डैबिगैट्रेन है, रिवरॉक्साबैन है, इनका इफेक्ट ज़्यादातर 24 से 48 घंटे रहता है। पर बाकी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका इफेक्ट 5 दिन तक भी बॉडी में रहता है, ज़्यादा भी रह सकता है, 5 से 7 दिन तक रह सकता है। तो वैसे केस में आपने तुरंत अगर दवा बंद करी तो तुरंत इफेक्ट चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपने सुबह का टैबलेट लिया और दोपहर को आपको चोट लग गई, ब्लीडिंग चालू हो गई, तो आपने दवा बंद कर दी तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली अगली दवा का डोज भी हो सकता है अगले दिन आने वाला हो। तो पहले की जो दवा बॉडी में चलेगी उसका इफेक्ट तुरंत न्यूट्रलाइज नहीं होगा। दवा बंद करना हर केस में सोल्यूशन नहीं है। ऑब्वियसली अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है या चोट लगी है और बार बार ब्लीडिंग होने का अंदेशा है, पेशेंट को एक्सीडेंट ही अगर हो गया है और उसके घाव अगर कच्चे हैं, ताज़े हैं और बार बार ब्लीडिंग होने का चांस है, तो ऑब्वियसली आपको दवा बंद करनी पड़ेगी, पर उसका इफेक्ट तुरंत आने का चांस बहुत कम है। तो इसलिए अपने को दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमको ये फोकस करना पड़ता है कि ब्लीडिंग जो हुई है, अगर खून पतला करने की दवा चल रही है तो दवा चल क्यों रही है। अगर किसी व्यक्ति को रिसेंट कोई स्टेंट डला है तो वैसे व्यक्ति में दवा बंद करने से पहले हमें 4 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम दवा बंद करते हैं और स्टेंट में क्लॉटिंग हो गई तो दिक्कत हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कोई मेटालिक वाल्व है या रिसेंट कोई टिश्यू वाल्व है या ऐसा कोई प्रोस्थेसिस है जिसमें कि खून पतला करने वाली दवा अनिवार्य है, अगर बंद करेंगे तो तुरंत क्लॉटिंग हो सकता है, तो वहाँ पे भी खून पतला करने की दवा बंद करने से पहले आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ ये है कि आप दवा चालू रखते हो और ब्लीडिंग रहती है तो उससे क्या इफेक्ट्स होंगे, और दूसरी तरफ ये कि अगर आप दवा बंद करते हो और अगर क्लॉटिंग होती है तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसमें कोई वन साइज फिट्स ऑल नहीं चलता, इसमें आपको ओवरऑल हर पेशेंट में इंडिविजुअलाइज ही करना पड़ता है। सब चीज़ों को सोच के चलना पड़ता है कि इसमें क्या किया जा सकता है और क्या इफेक्ट होगा। कभी कभार ये हो सकता है कि एक ही व्यक्ति को अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिसीजन लेना पड़े, कई बार अलग अलग पेशेंट्स पर अलग अलग तरह के डिसीजन लेना पड़े, इसलिए कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता कि हर पेशेंट की दवा बंद कर दीजिए या हर पेशेंट को खून गाढ़ा करने की दवा दे दीजिए। वैसा यूजली हर केस में नहीं कर सकते। आपको इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को दवा क्यों चल रही थी, दवा बंद करने से क्या होगा, ब्लीडिंग कितनी है, ब्लीडिंग अगर चालू रहेगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग बंद हुई और क्लॉटिंग अगर होती है तो क्या होगा। ये सारी चीज़ों को आपको हर पेशेंट में इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इमीडिएटली आप क्या करोगे। सबसे पहले तो ये है कि पेशेंट को स्टेबलाइज करोगे। अब ऑब्वियसली अगर बड़ा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है तो पेशेंट का एयरवे ठीक है कि नहीं, ब्रीदिंग ठीक है कि नहीं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, बीपी ड्रॉप तो नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखोगे। और ऑब्वियसली ब्लड थिनर जो चल रहा है उसको टाइमिंग तो बंद करिए तब तक जब तक ब्लीडिंग चालू है। हालांकि तुरंत इफेक्ट जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उस समय तो आपको बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको हीमोडायनेमिक सपोर्ट पेशेंट को देना पड़ेगा, यानी अगर मान लीजिए पेशेंट को ब्लीडिंग हुई है और ब्लीडिंग की वजह से उसकी बॉडी अगर मान लीजिए बीपी ड्रॉप हो रहा है
तो वैसे व्यक्ति को आपको सलाइन चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओवरऑल बीपी वैसे पेशेंट का कोलैप्स नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप लोकल जो ब्लीडिंग का साइट है वहाँ के लिए क्या करते हो। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि उसको डायरेक्टली हाथ से कंप्रेस करिए ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट कंप्रेशन करने से जो आसपास की कैपिलरीज है उसमें स्पाज्म हो जाता है तो ब्लीडिंग रुक जाती है। इसके अलावा आप लोकल अप्लाई करने वाली हीमोस्टैटिक एजेंट्स या कुछ क्रीम्स आती है वहाँ पे जो लगा सकते हैं। इस तरह की क्रीम्स लगाने से अगर कोई पर्टिकुलर जगह स्किन पे ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोका जा सकता है, आपको टैबलेट या कोई इंजेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा हो सकता है। इसमें अच्छा है कि अपने जहाँ ब्लीडिंग हो रही है वहीं पर डायरेक्ट लगा दिया तो थोड़ा डोज भी कम लगेगा और खून गाढ़ा पूरे शरीर का नहीं हो, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपको घाव का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वहाँ इन्फेक्शन नहीं हो। अगर ऐसी चोट है जहाँ पे कोई सूचरिंग वगैरह की ज़रूरत है तो सूचर कराइए ताकि ब्लीडिंग कंटिन्यू चालू ना रहे। और अगर कोई फ्रैक्चर या इस तरह का कोई चीज़ है तो उसका मैनेजमेंट करना है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को कंटिन्यूस ब्लीडिंग चल रही है और आपने दवा बंद कर दी, लेकिन दवा का इफेक्ट जाएगा 5 दिन तक, तो आप वैसे तो कर नहीं सकते। तो क्या एंटीडोट्स अवेलेबल है, अब इस पर बात करते हैं। वार्फरिन जो है वो विटामिन के एंटीगोनिस्ट होती है, ज़्यादातर वाल्व के पेशेंट्स या क्लॉट वाले पेशेंट्स को दिया जाता है। इसके लिए विटामिन के आप देते हैं, ये विटामिन के को कम करता है बॉडी में, तो उसका एंटीडोट विटामिन के ही है, उसके इंजेक्शन आते हैं, आप वो पेशेंट को दे देते हैं। साथ में फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो कि ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स का एक कॉन्सेंट्रेट होता है, वो पेशेंट को देते हैं। तो इसमें बॉडी में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी है उसकी कमी पूरी हो जाती है, यानी आपूर्ति हो जाती है और ब्लीडिंग रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो न्यूअर एंटीकोएगुलेंट्स है जैसे अपिक्साबैन, रिवारोक्साबैन, डेबिगैट्रन, इडोक्साबैन, इनके डायरेक्ट एंटीडोट ज़्यादातर नहीं आते हैं। ज़्यादातर अगर रीसेंट इंजेक्शन हुआ 1-2 घंटे के अंदर तो आप एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं जो कि टैबलेट के एब्जॉर्प्शन को रोक सकता है। इसके अलावा आप ब्लड या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देख सकते हैं। डेबिगैट्रन के लिए इडारोजीमैब करके एक दवाई आती है जो उसका डायरेक्ट एंटीडोट है। अपिक्साबैन और रिवारोक्साबैन के लिए एंटीजेनेट अल्फा करके दवाई आती है, ये इसका डायरेक्ट एंटीडोट है, पर मान के चलिए अवेलेबल नहीं है मार्केट में, क्योंकि ये दोनों ही एंटीडोट बहुत कम केस में यूज़ होती है और आप ज़्यादातर दुकान में जाओगे तो नहीं मिलेगी। तो इमरजेंसी के टाइम एक तरफ ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, आप ढूंढने निकलते हो इंजेक्शन, तो मोस्टली नहीं मिलेगा क्योंकि एंटीडोट्स काफ़ी कॉस्टली आते हैं, बहुत कम यूज़ होते हैं, इसलिए अवेलेबल ज़्यादातर मार्केट्स में नहीं है। बहुत सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स में बहुत कम जगह अवेलेबल हो सकता है, तो इसके भरोसे ज़्यादातर काम नहीं चलेगा। फाइनली आपको ब्लड चढ़ा के या हीमोडायनेमिक मॉनिटर करके काम चलाना पड़ेगा। न्यूअर एंटीकोएगुलेंट्स के साथ ये फ़ायदा है कि इनका इफेक्ट जो है 12 से 24 घंटे में चला जाता है, तो अगर ब्लीडिंग आपने 12 से 24 घंटे मैनेज कर ली तो बाद में इफेक्ट चला जाएगा, ऐसा आप मान सकते हो। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को हिपैरिन चल रहा है या लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन चल रहा है तो प्रोटामिन सल्फेट जो है वो दिया जाता है। ज़्यादातर 1 मिलीग्राम प्रोटामिन 100 यूनिट्स हिपैरिन अनफ्रैक्शनेटेड के लिए काम करता है। 2 से 3 घंटे के अंदर अगर हिपैरिन दिया गया है तो वो दिया जा सकता है। लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन के केस में ये उतना इफेक्टिव नहीं है, ज़्यादातर ये उसके इफेक्ट को 60 to 75% केस में रिवर्स करता है। अब बात आती है एंटीप्लेटलेट यानी एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और प्रासुगेल, टिकाग्लोर की। अगर ये दवाइयों के रहते अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हुई है या चोट लग गई है तो ये दवाइयों का इफेक्ट जाने में 3 से 5 दिन तक लगता है। तो ऐसे केस में आप पेशेंट को प्लेटलेट्स चढ़ा सकते हैं क्योंकि दवाइयाँ प्लेटलेट के एक्शन को कम करती है। प्लेटलेट बेसिकली क्लॉटिंग का एक फैक्टर होता है, ऊपर से आप पेशेंट को एक्स्ट्रा प्लेटलेट दे देते हो तो पेशेंट का काम चल सकता है। इसके बाद आप पेशेंट का बेसिक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं कि पेशेंट को कहाँ ब्लीडिंग हुई है, कैसी ब्लीडिंग हुई है, कितनी ब्लीडिंग हुई है, कहीं अंदर इंजुरीज वगैरह तो नहीं हुई, दोबारा ब्लीडिंग होने के क्या चांसेस हैं। पेशेंट के ब्लड टेस्ट करते हैं कि ब्लीडिंग के पैरामीटर्स कैसे हैं, ब्लीडिंग टाइम कितना है, क्लॉटिंग टाइम कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट वैल्यूज़ कितनी है, एपीटीटी कितना है यानी एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो कितना है, पीटी टाइम जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम वो कितना है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करते हैं और उसके बेस पे अगर कोई और पैरामीटर की भी गड़बड़ी है तो उसका आप अलग से सप्लीमेंट पेशेंट को दे सकते हैं। अब आता है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में। एक बार पेशेंट अगर स्टेबल हो जाता है तो आप ये देखते हैं कि पेशेंट को लॉन्ग टर्म दोबारा ब्लीडिंग होने का चांस कैसा है। अगर मान लीजिए छोटी मोटी इंजरी और घाव भर गया है तो आप थोड़े दिन के बाद दवाओं को रीस्टार्ट कर सकते हैं, और यदि ब्लीडिंग दोबारा होने का चांस है तो आप थोड़ा दिन रुक के दवाओं को देते हैं। पर मीनवाइल ये वेटिंग पीरियड में आपको ये भी देखना पड़ता है कि अगर कोई क्लॉटिंग होती है तो क्या मैनेज होगा, कैसे मैनेज होगा। अगर क्लॉटिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा है तो फिर आप दवाओं को जल्दी स्टार्ट करोगे, अगर क्लॉटिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर आप दवाइयों को कम डोज पे स्टार्ट करोगे, काफ़ी दिन बाद करोगे, 10-15 दिन बाद घाव भर जाएगा तब आप स्टार्ट करोगे। इसके अलावा आप पेशेंट को प्रॉपर फिजिकल थेरेपी रिहेबिलिटेशन देंगे। अगर किसी को चोट लग गई तो उसकी इंजरी की केयर करेंगे, उसकी पट्टी वट्टी जो ड्रेसिंग वेसिंग कर रही है वो सारी चीज़ें करेंगे, फिजियोथेरेपी कराएंगे, मसल का पेन हो रहा है उसके लिए पेन किलर देंगे। पेशेंट को प्रॉपरली एजुकेट करना ज़रूरी है कि इस तरह की ब्लीडिंग में कैसे मैनेज करना है, दोबारा अगर इस तरह की ब्लीडिंग हो तो क्या करना है, अगर ब्लीडिंग उसको प्रॉब्लम करती है तो क्या स्पेसिफिक इश्यूज आ सकते हैं, घर पे क्या करना है, हॉस्पिटल में क्या करना है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है।
इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कंटिन्यूस अगर ब्लीडिंग हो रही है और वो मैनेज नहीं हो पा रहा है तो कभी कभार आपको कोई सर्जरी या इस तरह के सूचर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि अगर एंटीप्लेटलेट या ब्लड थिनर कुछ चालू है तो कोई भी तरह की सर्जरी या रिपेयर प्रोसीजर को ज़्यादातर टाला जाता है तब तक जब तक दवा का इफेक्ट ना चला जाए। इसके अलावा आपको ये सारी चीज़ों का भी देखने की आवश्यकता है कि पेशेंट का बाई चांस लिवर या किडनी का प्रॉब्लम है तो अगली बार आपको दवाइयों का डोज को थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। यदि कोई पेशेंट को कोई ऐसी दवा चल रही है जिससे ब्लड थिनर्स की दवाओं या इस पे इफेक्ट पे कुछ फर्क पड़ सकता है तो उनका ध्यान देने की आवश्यकता है। और यदि कोई पेशेंट नेचुरल ब्लड थिनर्स पर है जैसे कि कोई अदरक, लहसुन या दालचीनी या हल्दी इस तरह की कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहा है तो उसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नेचुरल ब्लड थिनर्स कई बार ज़्यादा मात्रा में लेने से, खासकर अगर दवाइयाँ चल रही है तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, तो आपको उनका भी ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ी मात्रा में अगर ये सारी चीज़ें ले रहे हो और सिर्फ टेस्ट के लिए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो और बहुत सारी चीज़ें ले रहे हो तो फ़र्क पड़ सकता है। तो पेशेंट को उस बारे में भी आपको एजुकेट करना है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी यदि किसी व्यक्ति को यदि किसी व्यक्ति को ब्लड थिनर्स चल रहे हैं और उसको अगर चोट लग जाए, इंजरी हो जाए तो क्या क्या चीज़ें करने की आवश्यकता है उस बारे में हमने बात करी। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। हमने ओवरऑल ब्लड थिनर्स पर पेशेंट अगर होता है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ब्लीडिंग अगर होती है तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इस पर भी सेपरेट वीडियो किया, इनको ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।